Hello, people. I'm back and welcome back. The topic of the day is inference. अब तक जितनी भी आपने रीजनिंग की है उन सभी में बहुत सारे अलग अलग अप्रोचेस थे, पर फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो कहानी में भी बहुत सारे ट्विस्ट हैं जो आपको अभी देखने हैं। जो कुछ भी हम लोग क्लासेस में कर रहे हैं वो फाउंडेशन है, वो बेसिक है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको करना है और जो हम आगे करेंगे। इस पूरे अप्रोच में अभी आपका जो स्ट्रेटजी है या होना चाहिए वो है कि आप अपने प्रिपरेशन को ठीक करें। तो बिफोर आई प्रोसीड मैं आपको फिर से प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता दूं, ताकि आप अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व करें तो 10 के 10 आपके आए, अगर आप 20 क्वेश्चन सॉल्व करें तो 20 के 20 आए। तो जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपकी होनी है वन बाय वन करके, उसमें क्या ध्यान रखना है? उसमें यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप ट्राई टू अंडरस्टैंड अप्रोच। ये आपका पहला काम है। जब आपकी अप्रोच ठीक है तब आप उसके बाद वर्क करेंगे एक्यूरेसी पे, और अगर ये ठीक है तो फिर आप वर्क करेंगे टाइम मैनेजमेंट पे। फाइन। तो पहला जॉब है आपका कि आप अप्रोच पे वर्क कीजिए, फिर एक्यूरेसी पे, फिर टाइम मैनेजमेंट पे। अप्रोच में क्या होना चाहिए? फर्स्ट, ट्राई टू नो what it wants, then steps to deal with questions, and after that elimination। और फिर आगे चल के हम लोग अलग अलग स्ट्रेटजी पे वर्क करेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है। आफ्टर गेटिंग टू नो ऑल, सॉल्व क्वेश्चंस, check whether you are doing good. If not, ask। ये बहुत जरूरी है कि अगर आपको समझ नहीं आते तो पूछिए। जो हमारी पर्सनल क्लासेस या फिर लाइव क्लासेस होने वाली हैं उसमें ये मौका आपको मिलने वाला है। यू नो वेल इट इज एन एग्जाम, और एग्जाम कभी आसान नहीं होता, क्योंकि अगर आसान होगा तो सारे लोग उस लिस्ट, मेरिट लिस्ट में आएंगे, तो फिर एडमिशन कौन किसको मिलेगा? इसका मतलब है कि आपको कंपीट करना है, और कंपीटिंग एक पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव वर्ड है। और आप जितना ज्यादा कंपिटिटिव बनेंगे उतना ज्यादा आप मेच्योर बनेंगे, जो कि रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ है। कंपटीशन को कभी भी नेगेटिव एंगल से नहीं देखना चाहिए। ना तो उसको क्राउड से जोड़ना चाहिए, ना तो उसको लेवल से जोड़ना चाहिए, ना तो उसको नॉलेज से जोड़ना चाहिए। कंपटीशन आपको हमेशा बेटर बनाता है और नए परफॉर्मेंस के लिए रास्ते ओपन करता है। सो यू शुड गो विद इट। क्रिटिकल रीजनिंग इज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक। इंग्लिश के मुकाबले क्रिटिकल रीजनिंग ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है, पर क्रिटिकल रीजनिंग में इंग्लिश लैंग्वेज प्लस क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी विजडम बढ़ती है, इसमें आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ती है, और इसमें आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा यू आर विनर, thus you should celebrate। तो ये एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को एवे नहीं लेना चाहिए।
क्योंकि जब कभी भी कुछ किसी स्कॉलर के द्वारा कहा जाता है तो उसका एक अपना वर्थ, उसका एक अपना वैल्यू होता है। तो आप इसको XYZ नहीं ले सकते। तो अब इसको आप सोचिए कि ऐसा क्या बोला, विनर है इसीलिए सेलिब्रेशन होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि विनर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इसके मल्टीपल एंगल्स भी तो हैं। उस मल्टीपल एंगल्स में क्या है कि मैं विनर तो हूं पर मैं छोटे लेवल का विनर हूं, या फिर ये मेरी फर्स्ट स्टेप विनिंग है, तो इसका मतलब आप सेलिब्रेट करना नहीं चाहते, वीकन कर दिया। हाँ चलो पार्टी रख लेते हैं, तो इसका मतलब सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो स्ट्रेंथन हो गया। इसको बोलते हैं थॉट प्रोसेस को डाइवर्स करना, स्प्रेड करना, वाइड करना, और जो कि रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ है टू मेक डिसीजन। तो फर्दर करियर में आपके पास मल्टीपल टाइप्स के सिचुएशंस आने वाले हैं। उन सिचुएशन को डील करने के लिए मल्टीपल थॉट प्रोसेस आने वाला है। उसी थॉट प्रोसेस को डेवलप करने के लिए क्रिटिकल रीजनिंग की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं फिर से वापस वहीं जहां से हमने शुरू किया था कि अब प्रिपरेशन में क्या होगा और प्रिपरेशन में क्या होना चाहिए। तो जब कभी भी आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, तो आप क्वेश्चन पिक कीजिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। एंड आफ्टर डूइंग प्रैक्टिस व्हाट यू डू, just check whether you are able to apply concept or somewhere you have problem. If you have problem, ask. As I said a few minutes ago, in live session I'll share the question. Through that question you will ask a lot of your question. Even I'll correct your thought process, I'll pick your question, and through those questions we will proceed. So that will be the point. Fine, my dear. Now let's move to the topic of the day. So the topic that of the day is called evidence type question. What is evidence type question? Evidence type question means logic based on premise. Evidence type means logic based on premise. And what is premise? Premise means fact, evidence, a piece of information. Fine. So whatever we are going to do based on evidence question today, so there are two types of evidence. First is inference. So this is also a part of evidence, means inference means conclude. And second will be paradox. Paradox means opposite information. There are two types of questions from evidence. One is inference, second is paradox. The topic of the day is inference. Inference is also a difficult topic in which you have to go with thin line of the message and information. However, before we proceed, let us understand what is inference and what is tested in inference. It says inference questions require us to find an answer that must be true according to information in the argument. Most of the time, we will need to use only some of the information in the argument, though we may use of all of it. An inference is something that must be true according to the evidence given in the argument or based on the evidence, based on the available evidence. So, first important point, must be true. It means there is no scope of assumption. We cannot assume anything. Sometimes we need some pieces of information and sometimes we need all pieces of information. So inference can be taken from some pieces of information and sometimes all pieces of information. However, inference means what? Conclusion based on evidence. How do you get to know that this is inference question? Most inference question
stems contain some form of the word conclude or some form of the word infer, though there are some variations that don't include those specific words. For example, phrases containing inference. In general, there are two words, inference and conclude. There are two important words for inference, that is called infer and conclude. However, there are some other words. Logically concluded, that will be the part of, then properly inferred, base support, and then must be true. So must be true based on a statement, base support assertion. Remember here, base support is a part of a strengthen also. So when it says base supports conclusion, then a strengthen. Base support assertions, it's mean inference. Base support conclusion, strengthen. Assertion, inference. Must be true, premise. Must be true, statements, that is called inference. Now let us talk about approach. What should be approach and how do you get to know that this is an inference question? Now, after going through all these things, you must have understood that what is the meaning of inference. So inference means conclusion. Right? For example, whenever I am tired, I take tea. I am tired now. Whenever I am tired, I take tea. And now I am tired. What does it mean? It's mean I am going to take tea. All right. Whenever I'm tired, I take tea and I'm tired now. So it's mean I'm going to take tea. Got? So this is called inference. What did we do? Whatever is given from that information, we have concluded. It's mean we did not go outside of the passage. Whatever is given, we have taken from that. That is called inference. All right. So inference means from the premises you have to conclude. All right. Now what should be approach? So the approach is, first read passage and get or guess intended meaning. This is your step one. For example, fewer elected officials are supporting environmental legislation this year than at any time in the last decade. In a study of 30 elected officials, only 5 were actively campaigning for new environmental legislation. This comes at a time when public's concern for the environment is growing by leaps and bounds. So what the passage is saying, fewer elected officials are supporting, right? What passage is saying, fewer elected officials are supporting the environmental legislation this year than at any time in the last decade. It's mean few are supporting, and this support is a time when the concern is high. So after reading the passage, your second job should be step 2. That was step 1. Now your step 2 is find two interrelated premises. Remember,
After reading the passage, once you get to know intended meaning, then your second job will be to find out two interrelated premises. Generally two, sometimes it can be more than two, but generally two, and that should be interrelated. For example, fewer are supporting, and look here, only 5 were campaigning out of 30. So fewer and fewer. It means sentence 1 and sentence 2 are parallel information, right? So whatever it is saying, it is repeating. Here it is saying few, and here it is saying out of 35, means few. So this is not interrelated information. I mean, they are not interrelated premises, but they are parallel information. It means this comes at a time when the public concern for the environment is growing by leaps and bounds. Here, this is your second sentence, second interrelated premises. तो अब आपको दो interrelated premises मिल गए. एक तो ये मिला, fewer elected officials are supporting, और ये सपोर्ट तब है जब कंसर्न हाई है. तो ये था आपका स्टेप 2. अब आपको पता लगा पैरेलल इंफॉर्मेशन नहीं लेना है आपको लेना है इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन. फाइन, अब ये आपका काम हो गया. अब आते हैं आपके इंपॉर्टेंट स्टेप पे, और वो होगा स्टेप 3, जहां से आप कीवर्ड पिक करेंगे. बेस्ड ऑन कीवर्ड आप इंफॉर्मेशन को जस्टिफाई करेंगे. तो अब स्टेप 3 क्या है आपका? स्टेप 3 है कि आप पिक कीवर्ड्स फ्रॉम ईच प्रेमिस. पिक कीवर्ड्स फ्रॉम ईच प्रेमिस. अब तो यहां से क्या हुआ? फीवर सपोर्टिंग, ये आपका कीवर्ड हुआ, और उसके बाद फिर कंसर्न ग्रोइंग, राइट? तो अब आपने कीवर्ड ले लिया. तो स्टेप 4 आपका रहेगा प्री-थिंक बेस्ड ऑन कीवर्ड्स. ऑल राइट. तो अब सोचिए, क्या इसने बोला? फ्यू सपोर्ट कर रहे हैं तब जब कंसर्न हाई है. तो इसका मतलब क्या हुआ? प्री थिंकिंग की सपोर्ट भी हाई होना चाहिए. पब्लिक की कंसर्न बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन बहुत कम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा लोगों को सपोर्ट करना चाहिए. ये इसका इंटेंडेड मीनिंग निकलेगा. अब इसी प्री थिंकिंग के बेसिस पे अब आप ऑप्शन पे जाइए. अब आपको एक बार शॉर्ट में बता दूं कि क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं. एक बार गो थ्रू कर लीजिए और समझिए कि आपको करना क्या है. सबसे पहले आपने पैसेज पढ़ा. आफ्टर रीडिंग द पैसेज आप इंटेंडेड मीनिंग निकालिए. इंटेंडेड मीनिंग के बाद आपको दो इंटर रिलेटेड या दो से ज्यादा इंटर रिलेटेड प्रेमिसेस ढूंढने हैं. प्रेमिसेस ढूंढने के बाद आपको उसके कीवर्ड लेने हैं. कीवर्ड के बेसिस पे आपको प्री थिंक करना है. जैसे यहां हुआ, दो पैरेलल सेंटेंसेस थे, यानी कि सेम इन टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करे थे, इसलिए हमने उसको नहीं पिक किया. हमने इंटर रिलेटेड किया, और वो इंटर रिलेटेड क्या था? फ्यू सपोर्ट कर रहे हो तब सपोर्ट कर रहे जब कंसर्न हाई है. तो हमने क्या बढ़ा दिया उसका? अब हमने उसके बेसिस पे प्री थिंक किया. तो प्री थिंकिंग में ये कहता है कि बहुत कम कंसर्न बहुत आई है, सपोर्ट बहुत कम है. इसका मतलब है कि पब्लिक को और ज्यादा सपोर्ट चाहिए. अब ये हमारा इंटेंडेड मीनिंग निकल गया. अब आते हैं हम लोग ऑप्शन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज बेस्ट सपोर्टेड बाय द पैसेज अबव. तो इफ द सेंटेंसेस विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन, इसका मतलब है कि इसमें से कोई कंक्लूजन है और इसको सपोर्ट पैसेज करेगा, और पैसेज हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट ना? तो अब ऑप्शंस देखते हैं. मोर इलेक्टेड ऑफिशियल्स आर नीडेड टू सपोर्ट इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन. चलो ठीक है, यही था कि कंसर्न ज्यादा है, सपोर्ट कम है, तो सपोर्ट बढ़ना चाहिए. चलो, इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैव लॉस्ट टच विद द कंसर्न ऑफ पब्लिक. अब सोचिए, ऑफिशियल्स
हैव लॉस्ट टच विद द कंसर्न। क्या इस बात पे यकीन कर लिया जाए? अगर हां तो इसका मतलब यह है कि वो लोग, जो लोग बहुत कम सपोर्ट थे, उसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। यहां पर क्या बोला? फ्यू कर रहे हैं, आउट ऑफ 35 कर रहे हैं। तो क्या इस 5 को 0 मान लिया जाए? अगर नहीं, अगर आप 0 नहीं मानेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि लॉस्ट टच पे आप यकीन नहीं कर पाएंगे, राइट ना? लॉस्ट टच का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल ना करना, लेकिन वहां पर 5 आउट ऑफ 30 है, मतलब 18% के आसपास है, इसलिए ये वाले ऑप्शन आउट हो गए। द 5 इलेक्टेड ऑफिशियल्स हु एक्टिवली कैंपेन्ड फॉर न्यू इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन शुड बी कांग्रेचुलेटेड। अब देखिए, तो ये है कि जितने भी लोग कर रहे हैं उसको शाबाशी दो, उसका वेलकम करो, उसको कांग्रेचुलेशन करो। क्या ये ही आर्गुमेंट का इंटेंशन है, या आर्गुमेंट का इंटेंशन ये है कि कंसर्न बहुत ज्यादा है, सपोर्ट बहुत कम है, इसलिए सपोर्ट बढ़ना चाहिए, ना कि जो लोग अच्छा कर रहे हैं उसका पीठ थपथपाओ, राइट ना? इसलिए ये आउट हो गया। इफ द इन्वायरमेंट इज टू बी सेव्ड, इलेक्टेड ऑफिशियल्स मस्ट सपोर्ट इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। दैट्स गुड। अब देखिए, इफ द इन्वायरमेंट इज टू बी सेव्ड, इसका मतलब यह हुआ कि विदाउट, अगर इन्वायरमेंट को बचाना है तो सपोर्ट बढ़ना चाहिए, राइट? तो अब हम पब्लिक कंसर्न से हटके हम लोग इन्वायरमेंट के खतरे पे आ गए। पैसेज में इन्वायरमेंट प्राइमरी कंसर्न था या फिर कंसर्न ऑफ द पब्लिक फॉर द इन्वायरमेंट प्राइमरी कंसर्न था? समझिएगा, प्राइमरी कंसर्न क्या था? प्राइमरी कंसर्न था कंसर्न ऑफ द पीपल ऑफ, आई मीन कंसर्न ऑफ पब्लिक फॉर इन्वायरमेंट, और यहां पर पब्लिक गायब है और सिंपल लेजिस्लेशन वर्सेस इन्वायरमेंट है। तो आपको पता लगा ये आंसर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन अब आपका ये भी आउट हो गया, राइट? अब आते हैं, इफ इलेक्टेड ऑफिशियल्स आर ट्रूली टू रिप्रेजेंट देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मेनी ऑफ देम मस्ट इंक्रीज देयर सपोर्ट ऑफ इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। ऑल राइट, इफ इलेक्टेड ऑफिशियल्स आर ट्रूली रिप्रेजेंट देयर कॉन्स्टिट्यूएंट, मेनी ऑफ देम सपोर्ट। अब देखिए, फ्यू सपोर्ट कर रहे थे और हमको सपोर्ट बढ़ाना था, इसका मतलब यह है कि फ्यू के बाद हमारे पास मेनी होने चाहिए, तो इसका मतलब यह भी ठीक है। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या बचे? आपके पास ये दोनों ऑप्शन बचे। तो अब दोनों में से एक आपको पिक करना है, इसी को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, जहां पर आपको यह बताना है कि डिसीजन आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो सोचिए, इट सेज मोर इलेक्टेड ऑफिशियल्स आर नीडेड टू सपोर्ट इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन, राइट? तो अब आपको ज्यादा ऑफिशियल्स इलेक्ट करने चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितने 30 में से आपको ऑफिशियल्स लेने हैं, या फिर आउट ऑफ 30 और इलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि 25 तो कर ही नहीं रहे, इससे काम नहीं चलने वाला है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। गॉट? अब समझिए क्या बोला, मोर इलेक्टेड ऑफिशियल्स आर नीडेड। इट्स मीन ये क्लेरिफाई नहीं हो रहा है कि वो जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं वो कहां से हैं, वो 30 जो लोग रह गए हैं वहां से हैं, या फिर 30 के अलावा भी और इलेक्टेड हो रहे हैं। इसीलिए ये सेकेंडरी प्रेफरेंस बन जाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस ये बनेगा क्योंकि पैसेज में आपके पास इंफॉर्मेशन है, फ्यू सपोर्ट कर रहे हैं, कंसर्न हाई है, इसलिए फ्यू को मोर में कन्वर्ट करना चाहिए। एंड हेंस ये जो आपका ऑप्शन है वो बोलता है इफ इलेक्टेड ऑफिशियल्स आर रियली रिप्रेजेंट, मेनी ऑफ देम मस्ट सपोर्ट, और यही इसका आंसर बना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। Mycenaean Waste Museum A will display only undamaged objects of proven authenticity. Doubts have been raised about the origins of a supposedly Mycenaean vase currently on display in the museums. Antiquities Wing, the only way to establish this vase's authenticity would be to pulverize it and then subject the dust to spectroscopic analysis. तो पैसेज ने क्या इंटेंडेड मीनिंग क्या कहा? म्यूजियम ए को अनडैमेज ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ऑब्जेक्ट है जिसपे डाउट है, डाउट को या फिर उस ऑब्जेक्ट को ऑथेंटिसिटी देने के लिए या फिर ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए उसको पल्वराइज मतलब तोड़ा जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट द डस्ट,
और फिर उसके डस्ट को चेक किया जाएगा किसके द्वारा, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस के द्वारा। ये आपका एक जनरल इंफॉर्मेशन था कि एक ऑब्जेक्ट है जिसपे डाउट है, डाउट को दूर करने के लिए उसको तोड़ना पड़ेगा। ये था आपका स्टेप 1, इंटेंडेड मीनिंग निकालना। उसके बाद अब आपको इंटर रिलेटेड प्रेमिसेस हैं, तो इसमें सारे प्रेमिसेस इंटर रिलेटेड है, राइट ना। क्यों? क्योंकि प्रेमिस ए में म्यूजियम ए को क्या चाहिए, अनडैमेज ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट। उसके बाद अब डाउट्स हैव बीन रेज्ड, एक वैसे जिस पर एक डाउट है, राइट ना, और टू एस्टैब्लिश इसकी ऑथेंटिसिटी, इसको पल्वराइज किया जाएगा। तो अब जब आपको इंटर रिलेटेड प्रेमिसेस मिल गए तो आपको प्रीथिंक करना है। तो देखिए, म्यूजियम ए को चाहिए अनडैमेज ऑब्जेक्ट, राइट, और एक ऑब्जेक्ट है जिसपे डाउट है। डाउट को जस्टिफाई करने के लिए इसको ब्रेक किया जाएगा, समझिएगा। म्यूजियम ए को अनडैमेज ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ऑब्जेक्ट है जिसपे डाउट है, डाउट को दूर करने के लिए ऑब्जेक्ट को तोड़ा जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ जिसपे डाउट है वो ऑब्जेक्ट अब म्यूजियम ए के पास नहीं रह पाएगा, राइट। फिर से समझिए, म्यूजियम ए को अनडैमेज ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ऑब्जेक्ट पे डाउट है, डाउट को दूर करने के लिए उसको तोड़ा जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि वो डैमेज हो चुका होगा, और अगर वो डैमेज हो चुका है तो फिर इसका मतलब यूज नहीं कर पाएंगे। दैट इज कॉल्ड प्री थिंकिंग। अब आते हैं जस्टिफिकेशन पे। ऑथेंटिक मिसीनियन वेसेस आर वैल्यूएबल एंड रेयर। तो क्या यही इंटेंशन ऑफ द पैसेज था कि वो वैल्यूएबल है या रेयर है, या फिर ये था कि एक ऑब्जेक्ट पे डाउट को ठीक करने के लिए तोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कि ये जनरल स्टेटमेंट है, इसीलिए आंसर नहीं होगा। म्यूजियम ए हैज बीन बिसेड विद द क्वेश्चंस अबाउट प्रूवेनेंस ऑफ मेनी आइटम्स। आप एक आइटम पे डाउट रेस कर रहे थे या फिर मेनी पे डाउट कर रहे थे? एक ही पे कर रहे थे, एंड इट इज टॉकिंग अबाउट मेनी आइटम्स, तो ये भी आपका आउट हो गया। द वेज इन क्वेश्चन विल नो लॉन्गर बी डिस्प्लेड इन म्यूजियम ए। ए को चाहिए अनडैमेज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे डाउट है, डाउट को दूर करने के लिए तोड़ा जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये जो तोड़ने के बाद ये किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसका मतलब है कि जिसपे आप क्वेश्चन रेज कर रहे हैं वो आप डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ आर्ट फोर्जरी। अब देखिए, इसने ये बोला कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस हैज रिवोल्यूशनाइज्ड। क्या आपके पास उसके रिजल्ट आ गए हैं? उसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक को भेजा जाएगा जिसपे डाउट है, पर वो रिपोर्ट में क्या सबमिट करेगा, उसने रिपोर्ट में क्या सबमिट किए हैं, उसका क्या अपना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, ये सब चीजें आपको नहीं पता, राइट। अगर ये सारी चीजें नहीं पता तो इसका मतलब यह है कि आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये आउट ऑफ स्कोप हो गया, इसीलिए आंसर सी हुआ। तो आपको पता लगा डी को क्यों एलिमिनेट किया। डी को इसलिए एलिमिनेट किया क्योंकि इससे जुड़े हुए आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो इन शॉर्ट, whenever we are talking about any inference question, what we do, based on evidence we conclude, but we do not go out of the passage. Whatever is given, we take information from there and then we conclude. तो इंफॉर्मेशन आपको कहीं से भी बाहर से नहीं चाहिए, इंफॉर्मेशन जो गिवन है वहीं से चाहिए। Whatever we have discussed, it was all about approach. लेकिन लर्निंग में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसको आप वन बाय वन फॉलो करते हैं, वन बाय वन डेवलप करते हैं और वन बाय वन उसको अप्लाई करते हैं। फर्दर अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एलिमिनेशन स्ट्रेटजी। हर एलिमिनेशन के बाद कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं। फिलहाल हम लोग अब जो डिस्कस करने वाले वो एलिमिनेशन। अगर आपको लगता है कि इन्फ्रेंस इज डिफिकल्ट और आपसे समराइज नहीं हो पा रहा है, या फिर समरी निकालने में आपको दिक्कत हो रही है, या फिर आप इन्फ्रेंस नहीं निकाल पाते हैं, तब क्या होना चाहिए? तो अगर आपको लगता है कि आपको इन्फ्रेंस निकालने में दिक्कत हो रही है, तब आप उसका शॉर्टकट निकालिए। शॉर्टकट क्या है? एलिमिनेशन टेक्निक। और अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते हैं तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ऑलराइट,
So what is elimination technique? Elimination technique means अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी ऑप्शन सपोर्ट्स ओनली वन प्रेमिस, तो ये हमेशा इनकरेक्ट होगा, जैसा कि इस वाले केस में हुआ था। गॉट? यहां पर ये वाले इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ लास्ट सेंटेंस से थे, तो अगर कोई भी ऑप्शन सिर्फ एक प्रेमिस को सपोर्ट करेगी तो आपका वो आंसर नहीं होगा। कम से कम दो प्रेमिसेस को वो सपोर्ट करना चाहिए, दो प्रेमिसेस से निकल कर आना चाहिए। रिजेक्ट्स प्रेमिस, अगर कोई भी ऑप्शन जो प्रेमिस को ही गलत साबित कर दे वो भी आपका इनकरेक्ट होगा। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को जस्टिफाई करे तो भी वो इनकरेक्ट होगा। उसके बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, आउट ऑफ स्कोप, वेरी स्पेसिफिक, ये कुछ पॉइंट्स है जो आप फॉलो कर लेंगे। तो जो मेन पॉइंट ऑफ है वो है क्या है कि अगर इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही प्रेमिस से आए तो वो इनकरेक्ट है, या फिर कोई भी ऑप्शन जो प्रेमिस को रिजेक्ट कर दे वो भी इनकरेक्ट है, या फिर अगर आपका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से आ जाए तो भी वो इनकरेक्ट है। अब उसको यहां हम लोग अप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस हैव सीवियरली लिमिटेड द अमाउंट ऑफ स्टेम सेल रिसर्च यूनाइटेड स्टेट्स कंपनीज कैन कंडक्ट। Because of this restriction, many United States scientists who specialize in the field of stem cell research have signed long-term contract to work for foreign companies. Recently, Congress has proposed lifting all restrictions on stem cell research. The summary of the passage है कि यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन को, और उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से लोगों ने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली है। अब कांग्रेस ने प्रपोज किया है कि रिस्ट्रिक्शन को कम कर दो या हटा दो, ये आपका इंटेंडेड मीनिंग था। फिर आपको चाहिए इंटर रिलेटेड प्रेमिसेस, तो रिस्ट्रिक्शन हुआ, रिस्ट्रिक्शन की वजह से लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब जो स्टेम सेल रिसर्च के साइंटिस्ट है उसने साइन कर लिया, तो फिर कांग्रेस ने सोचा कि ये गलत हो रहा है तो चलो इसको हटा लो, ये इंटर रिलेटेड थे। तो अब आप इसका प्री थिंकिंग बनाइए, और उसके बाद एलिमिनेशन में आप प्री थिंकिंग ना यूज करके वो यूज करेंगे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर भी इन शॉर्ट, यूएस कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन है। अब इसकी वजह से साइंटिस्ट ने लॉन्ग टर्म के लिए दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली है। अब कांग्रेस ने प्रपोजल दिया है कि इसको हटाएंगे, राइट? चलो अब आते हैं एलिमिनेशन टेक्निक वाले पार्ट पे जस्टिफाई करने के लिए। सम फॉरेन कंपनीज दैट कंडक्ट स्टेम सेल रिसर्च वर्क अंडर फ्यूअर रिस्ट्रिक्शन देन सम यूनाइटेड स्टेट्स कंपनीज डू। ओके, एक कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन है, लोग लॉन्ग टर्म पे दूसरे कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, राइट ना? तो इसका मतलब ये है कि एक पे रिस्ट्रिक्शन कम है, एक पे ज्यादा है, ये सेंस बना। पहले बाकी को देख लेते हैं। बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स साइंटिस्ट आर अंडर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट टू फॉरेन कंपनीज, देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट इनफ्लक्स ऑफ फॉरेन प्रोफेशंस इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखिए, चूंकि बाकी लोग लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, तो अब काफी लोग आएंगे। तो अगर वो रिस्ट्रिक्शन है तभी तो लोग दूसरी तरफ गए हैं। तो क्या रिस्ट्रिक्शन में लोग आएंगे या फिर रिस्ट्रिक्शन में लोग जाएंगे? रिस्ट्रिक्शन में लोग जाएंगे ना कि आएंगे। तो इनफ्लक्स का मतलब आना, आउटफ्लक्स का मतलब जाना। तो ये आपका आउट हो गया, मतलब कि ये आउट ऑफ स्कोप इंफॉर्मेशन हो गया। In all parts of the world, stem cell research is dependent on the financial backing of local government. अब ये आउट ऑफ स्कोप हो गया, गवर्नमेंट बैन कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, और अगर फाइनेंशियल सपोर्ट है तो उससे जुड़े हुए कुछ इंफॉर्मेशन भी चाहिए। इन द नियर फ्यूचर, यूनाइटेड स्टेट्स कंपनीज विल नो लॉन्गर बी एट द फोरफ्रंट ऑफ स्टेम सेल रिसर्च। अब देखिए, तो अब क्या हम लोग रैंकिंग की बात कर रहे हैं?
तो ये भी हो गया आपका आउट ऑफ स्कोप। बात रैंकिंग की नहीं थी, बात थी कि एक तरफ रिस्ट्रिक्शन है तो लोग दूसरी तरफ ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए ज्वाइन कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक तरफ रिस्ट्रिक्शन है दूसरी तरफ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यही सेंस इसका बना। तो उस नाते क्या इंफॉर्मेशन बनेगा, उस नाते ये इंफॉर्मेशन बनेगा कि एक तरफ अगर कम है तो दूसरी तरफ, और वो बन गया आपका ऑप्शन ए। व्हाट इट सेज, सम फॉरेन कंपनीज दैट कंडक्ट स्टेम सेल रिसर्च वर्क अंडर फ्यूअर रिस्ट्रिक्शन देन सम यूनाइटेड स्टेट्स कंपनीज डू। इसका मतलब यह है कि एक पे कम एक पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, इसीलिए ये आपका आंसर हो गया। टू सम अप, इन्फ्रेंस मतलब कंक्लूजन। कंक्लूजन तभी निकलता है जब आपके पास एविडेंस होंगे। इन्फ्रेंस में कंक्लूजन निकालने के लिए देयर मस्ट बी टू प्रेमिसेस, वो भी प्रेमिसेस एक दूसरे से रिलेट होनी चाहिए, मतलब एक्स वाई एंड जी, तो एक्स से वाई, वाई से जी की शिफ्टिंग होनी चाहिए। उस कीवर्ड से रिलेट होकर आपको क्या करना है, उसको समराइज करना है। उसके बाद ये सोचिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसपे आप रिलेट करेंगे, और उस रिलेशन के बेसिस पे आप ऑप्शन पे जाएंगे। अगर आंसर नहीं मिल पाता है तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और एलिमिनेशन टेक्निक ऐड करेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि समवेयर देयर इज डाउट तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आई सेड मेनी टाइम्स रीजनिंग इज क्रिटिकल एंड देयरफॉर इट नीड्स डिस्कशन, एंड दैट इज पॉसिबल जब आप लाइव फेस टू फेस होंगे, क्योंकि आप अपने थॉट प्रोसेस को मेरे सामने रख पाएंगे, और उस थॉट प्रोसेस को सही करने के लिए हम लोगों को, और फिर मैं आपके थॉट प्रोसेस को सही कर पाऊंगा, उसमें जितने ज्यादा आर्ग्यूमेंट होगा उतना ज्यादा करेक्शन होगा। फाइन। सो कुछ शॉर्टकट्स रहते हैं, वो हम लोग अभी एट द एंड ऑफ, बहुत जब सारे टॉपिक्स कर लेंगे तो एट द एंड हम लोग बाकी के सारे शॉर्टकट्स भी करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। फॉर द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स भी एविडेंस का पार्ट है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो हैव अ गुड टाइम।